नमस्कार। मैं हूँ पूनम। आज फिर से आ गई हूँ अपनी गोल्डन पॉट ऑफ नॉलेज लेकर। यानी कि मैंने लास्ट टाइम आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की थी, जिसमें बताया था कि किस तरह से एक बच्चे की पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं अपने स्पोर्ट के द्वारा। और दूसरा कहा था कि जो आज के लाइफस्टाइल में लोग एडिक्शन में जा रहे हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो फैक्टर रहे होंगे उनको मैं आपके सामने रखती हूँ, ताकि आप जान सके कि कौन कौन से बैरियर हैं जिनकी वजह से वो लोग एडिक्शन में जाते हैं। तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर चुके थे कि किस तरह से प्रभावित करती है बायोलॉजिकल फैक्टर एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। ये एक बैरियर भी हो सकती है या सपोर्टर भी हो सकती है। और कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने साइकोलॉजिकल और सोशल और कल्चरल फैक्टर को सामने लेके आऊँगी, ताकि आप उसे समझ सकें और जान सकें कि किस तरह से हमारे बच्चों का भविष्य जो है हम सुनहरा बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज इफेक्ट बिहेवियर। मीन्स क्या है इसका कि एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की, जिसमें कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ख़ास तौर से जब जब उसके सामने कोई स्पेशल सिचुएशन दी जाए और वो उसको सॉल्व करने में उसका क्या रिएक्शन रहता है। हाँ, क्या इसको एबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है। कैसे? एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, उनको इम्प्रूव करके। दूसरा, इसके पीछे सोशल फैक्टर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट और कल्चरल सिचुएशन दे सकते हैं जिससे कि उसमें सोचने समझने की जो पावर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर सके। इसका मतलब क्या है? हैक। यस, मॉडर्न टाइम में हम इसको हैक कहते हैं कि किस तरह से हम वो फैक्टर जाने जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बैरियर आ रहे हैं, और उनको जानकर उनकी पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि बैरियर्स को हैक किया जा सकता है। चलो हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी में जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसका एक पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सारी ज़िंदगी इसी के चारों तरफ घूमती है कि वो कैसे सोचता है, समझता है और जीवन को जीने के कौन कौन से तरीके अपनाता है। इसको समझने के लिए हम साइकोलॉजी को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है इंटेलिजेंस एंड मेंटल फंक्शनिंग, दूसरा है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, तीसरा है लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, चौथा है विल पावर और पांचवा है इमोशनल एंड टेम्परामेंट। हम पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड मेंटल फंक्शन की। पुराने समय में क्या कहा जाता था? जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है क्लास में या फिर जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो इंटेलिजेंट है। नहीं, आज भूल जाइए। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंसी के आज बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। सिर्फ मार्क्स लेके आना ही इंटेलिजेंसी नहीं है, इसके अलावा भी इंटेलिजेंसी के बहुत से फैक्टर होते हैं। मैं जो है थर्स्टन की जो थ्योरी है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हूँ। सो उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इंटेलिजेंसी के और कौन से फैक्टर हो सकते हैं। थर्स्टन ने इंटेलिजेंसी के 9 फैक्टर को बताया है, जिसमें पहला फैक्टर वी फैक्टर यानी वर्बल फैक्टर है। इसमें बच्चों को बोलने का तरीका और नए नए शब्दों की जानकारी दी जाती है। ये बहुत से लोगों में गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे गर्ल्स में आप देखेंगे उनकी डिक्शनरी में ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो भाषा को जल्दी सीख जाती हैं। उसके बाद है स्पेक्टर एस फैक्टर यानी कि स्पेशियल फैक्टर। वो क्या होता है? जैसे कि किसी स्थान से दूरी है, उसके साथ कैसे तालमेल करना है, इसका ज़्यादा आभास होता है। इसमें बॉयज़ अपनी बाजी मारते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ड्राइविंग में बॉयज़ को ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक बार ही गाड़ी पर बैठते हैं और पार्ट्स को बताने के बाद, फंक्शंस को बताने के बाद आराम से ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा रेयर ही होता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं और जो नंबर होते हैं, यानी कि जैसे फ़ोन के नंबर हैं 10-20 नंबर, तो उनको ऐसे टिप्स में याद होंगे, लेकिन सभी के साथ नहीं होता है ऐसा। नेक्स्ट है एम फैक्टर यानी मेमोरी फैक्टर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, जाने कितने ही लोगों के नाम याद हो जाते हैं उन्हें।
उन्हें एड्रेस याद होते हैं। इसके अलावा किसी भी कंट्री की कैपिटल है, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स है और इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, वो सब उन्हें टिप्स पे याद होते हैं। उसके बाद है डब्ल्यू फैक्टर यानी वर्ड्स फ्लुएंसी। कुछ लोग क्या होते हैं लैंग्वेज को सीखने में यानी वर्ड्स की फ्लुएंसी में एक्सपर्ट होते हैं। वो एक साथ कई भाषाओं की जानकारी भी रखते हैं और उनको बोल भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो फ्लुएंसी है उसमें जो मदर टंग का टच आता ही आता है। तो ये भी एक इंटेलिजेंसी के फैक्टर में है और ये भी बच्चों में डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद है आई फैक्टर यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? ये तर्क की एक क्षमता होती है जिसमें बच्चा नियम से सामान्य की चीज़ों को समझता है। कैसे? जैसे कि एक एप्पल है वो नीचे गिरती है हर बार, तो हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी के कारण होता है। तो जब भी कोई चीज़ दोबारा गिरती है तो बच्चा हर बार यही समझता है कि ग्रेविटी के कारण ही कोई चीज़ नीचे गिरती है। इसके बाद है पीएस फैक्टर यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। बहुत सारे बच्चे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ही रिएक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली सब यूनिक हैं, तो सब अपने तरीके से सोचते हैं उसे और अपने ही तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो बच्चे बेहतर तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर की इंटेलिजेंसी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंसी। मीन्स हर कोई व्यक्ति संगीत नहीं सीख सकता। हर कोई व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनको अच्छे से नहीं बजा सकता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हाथ रखते ही 1-2 घंटे में ही उनमें रिदम का एहसास होता है और उसी के अकॉर्डिंग वाद्य यंत्रों को यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक इंटेलिजेंसी होती है। तो समझ में आया इंटेलिजेंसी के कितने सारे फैक्टर होते हैं। हाँ, अच्छा, क्या इंटेलिजेंसी जो इम्प्रूव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्कूल में इस पर बहुत काम किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे होने के कारण यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण टीचर्स हर बच्चे पर अपना फोकस नहीं कर पाती। इस वजह से इसमें अपने पेरेंट्स को अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए और घर पे बच्चों से पूछना चाहिए क्या हुआ और आके उसी के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए कहना चाहिए। तो इसमें एडिक्शन का क्या रोल होता है? जो एडिक्ट होते हैं आप मान नहीं पाएंगे कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनके जो इंटेलिजेंसी के 7-8 जो 9 फैक्टर बताए, मतलब हर चीज़ में तो नहीं लेकिन मैक्सिमम चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ठीक से डायरेक्शन नहीं मिल पाती। एक तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता उसके लिए, और वो जो पेरेंट्स है टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते। तो उनकी ये वाली स्किल्स जो हैं वो डेवलप पूरी तरह से नहीं हो पाती, यानी कि वो डायरेक्शन नहीं दे पाते चीज़ें आते हुए भी। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पाने की रुचि, सीखने की रुचि। हम कहते हैं कि रुचि जो है ध्यान की माँ होती है। तो ध्यान क्या होता है? यही इंटरेस्ट तो होता है, यानी कि हम किसी चीज़ को सीखने की कितनी इच्छा है, हमारे अंदर कैसा एटीट्यूड है उसके लिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो जल्दी सीख जाएगा, और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस एटीट्यूड को डेवलप करना इंटरेस्ट के लिए ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का ही काम होता है। कुछ बच्चों का तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो जो है गिफ्टेड नहीं होते, तो उनके साथ बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उनमें नए नए इंटरेस्ट डेवलप हो। इसमें पेरेंट्स को भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि बच्चे ऑब्जर्व करें और में अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। उसके बाद है लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। अब ये लेवल ऑफ एस्पायरेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है अभिलाषा, यानी कि किसी भी चीज़ को पाने की दृढ़ इच्छा या अभिलाषा होना।
कुछ जो बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं इसमें, और कुछ बच्चों में ये एस्पायरेशन जो है जगाना पड़ता है कि वो किसी भी चीज़ को अचीव करें, उसके लिए मोटिवेट हो। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद क्या कहते थे, सपने वही जो सोने ना दें। मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन थे, उनको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं की थी कि आप अपनी रिसर्च करो और इसमें कामयाबी हासिल करो। इसी तरह से हम अपने बच्चों को जब ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो समझ पाते हैं कि हमारा बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितनी एस्पायरेशन है। अगर उसमें इस तरह की यानी कि गोल को पाने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए डिज़ायर नहीं है या कम डिज़ायर है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगी ताकि आपके बच्चों की पर्सनैलिटी ठीक से डेवलप हो सके। साइकोलॉजी का इतना गहरा डीप सागर के समान जानकारी है कि मैं हर चीज़ को आपके सामने अभी नहीं डिक्टेट कर सकती, इसीलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद है विल पावर। विल पावर क्या होती है? ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, यानी कि हम जब किसी गोल को पाना चाहते हैं, हमारे अंदर उसको पाने की कितनी इच्छा है, इसके लिए एक फैक्टर है जिसे हम आईडी फैक्टर, ईगो फैक्टर और सुपर ईगो की बात करते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको कंट्रोल करके किस तरह से बच्चों की विल पावर को हम डेवलप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो जो बच्चों में सेल्फ मोटिवेशन होती है किसी भी इंटरेस्ट के लिए, या विल पावर बहुत अच्छी होती है, वो लोग कोई भी बैरियर आने पर पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाते हैं और किसी भी तरह से हेल्प लेकर, यानी कि पेरेंट्स से, दादा दादी से, स्कूल में किसी भी फ्रेंड से, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे असमंजस है, यानी कि कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैं ये मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम यहीं पर है। इसी को समझने के लिए मैं आपसे आज साइकोलॉजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनको आज हमारी बहुत ज़रूरत है, हर वक्त ज़रूरत है। उन बच्चों को समझने की ज़रूरत है, इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बच्चे जो हैं एडिक्शन जैसी बीमारियों में जाने का कारण हो सकते हैं, जिनकी विल पावर जो है बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आते हैं जिनको वो खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। उनके पास इंटेलिजेंस भी होता है, उनके पास अचीवमेंट करने के लिए मोटिवेशन भी होती है, उनके इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, लेकिन विल पावर की प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है इमोशनल एंड टेम्परामेंट। इमोशनल का मतलब आप समझते ही हैं, ये मोशन से लिया गया है। मोशन का मतलब मूवमेंट। जैसे हमारी अर्थ होती है, उसका मूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो फ्रेश रह पाएगी और ज़िंदगी जो है इस धरती पर अच्छे से पनप पाएगी। इसी तरह हमारी लाइफ में भी मोशंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मोशंस कैसी होनी चाहिए? जैसे धरती है, उसमें ज़्यादा मोशन होने से प्रलय आ जाएगा और सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर इमोशंस ज़्यादा हो जाती हैं या नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आ जाती हैं, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह से ज़्यादा पॉजिटिव होना भी एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसके ऊपर कैसा काम किया जाए, मैं इसका अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगी। अब हमने जाना कि साइकोलॉजिकल के कौन से फैक्टर होते हैं जिससे कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, और जो बच्चे इमोशनल तौर से स्टेबल नहीं होते वो बच्चे ही एडिक्शन में जाते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस किया ही नहीं? क्यों? क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। कई बार देखा होगा बिना पिए तो जो एडिक्ट है वो बात भी नहीं कर पाता है, लेकिन पीने के बाद वो इतनी जहान की जानकारी दे देगा, अगर आप उसके पास बैठ जाए, कि आप समझेंगे कि ये तो कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। तो ये इमोशंस बैलेंस की एक एडिक्ट के साथ प्रॉब्लम होती है। सो इस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें अपना पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये रोल बचपन से प्ले किया जाता है, तब जाके इमोशंस को कंट्रोल करने की जो हमारे अंदर पावर है वो आती है। लेकिन देर नहीं हुई, एडिक्शन में अगर आ गया है और अब प्रॉब्लम है, तो इसको हैक करके यानी कि रिवर्स करके हम उसकी इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं और उसको एडिक्शन जैसी बीमारी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल।
सोशल एंड कल्चर का हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसका एक बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्यों हम जो भी चारों तरफ घटनाएं घट रही होती है उसी से सीखते हैं। इसको समझने के लिए हम इसे चार भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है होम एंड फैमिली, दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट, तीसरा है द अदर फैक्टर इन द एनवायरनमेंट, चौथा है सोशल एजेंसी एंड मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले है होम एंड फैमिली। अब हमारे होम में कौन कौन, घर में कौन कौन होता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो उनके बिहेव का हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अगर वो एजुकेटेड होंगे तो बच्चों का माइंड भी कैसा होगा? ब्रॉड होगा। वो हर चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनको आसानी से समझ पाएंगे। फिर है फैमिली। फैमिली का जो स्टेटस होता है हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि हमारी सोसाइटी में, उसका भी बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? जैसे कि हमारी फैमिली के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे विश्वास होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। हम किसी चीज़ में क्या करते हैं फैमिली में, जैसे कि इकट्ठे रहना, प्यार से रहना, ब्रदरहुड की फीलिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ अपने कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए हर एफर्ट करना। तो ये चीज़ें भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा हो जो उसके साथ समय बिताता हो और उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव है, तो आने वाले समय में हमारा बच्चा उसी के जैसे बनने की कोशिश करेगा। तो आपने समझा किस तरह से होम और फैमिली का हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है स्कूल एनवायरनमेंट। अब स्कूल में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, एजुकेटेड है या नहीं है, उनके रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका हमारे बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा हमारे जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन का तरीका, बिहेव करने का तरीका, इवन जो प्रिंसिपल होती है उसका जो इम्प्रेशन है स्कूल पे, वो बच्चे जैसा उसके बारे में सोचते हैं उसका भी बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इवन आपने देखा होगा कैंटीन में जो भी बच्चे होते हैं या फिर ऑनर किसी भी छोटे बच्चे को एक्स्ट्रा टॉफ़ी दे देता है तो घर में आके कितनी प्रेज करता है उसकी, तो समझ सकते हैं कि स्कूल की एक एक एक्टिविटी का बच्चे के माइंड पर कितना असर पड़ता है। नेक्स्ट है द अदर फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ, जैसे कि हाँ, आस पड़ोस हमारा कैसा है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका रिलीजन क्या है, उनके खाने पीने का तरीका क्या है, आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग कैसी है। इसके अलावा हमारी कुछ धार्मिक जो एजेंसीज होती हैं, कैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ पर जो भी रिलीजियस एटमॉस्फेयर होगा उसका टोटल हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद सोशल एजेंसी, मीन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब है सोशल एजेंसीज, जैसे अब मीडिया है हमारा, हर तरह से हमारे बच्चे के मेंटल पर स्टेटस पर कितना इम्पैक्ट डालता है। कैसे न्यूज़पेपर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके अलावा ट्विटर है, ये अपने जो मैसेजेस हैं बच्चे के दिमाग पर कैसे असर डाल रहे हैं आप समझ भी नहीं सकते। किस तरह आजकल जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन चल रही है, जब तक क्लास का टाइमिंग होता है तो बच्चे वहाँ पर बैठे रहते हैं और पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा तो पढ़ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो जाती है बीच में बच्चा कुछ भी कर सकता है, हम समझ भी नहीं सकते कि क्या कर सकता है। इसीलिए हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, चाहे आप हमेशा उसके साथ ना रहे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती हैं, जैसे हमारे क्लब होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें हम बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चे सब कुछ इन्वायरमेंट वहाँ का देखते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट है, चाहे वहाँ पर चाहे सोसाइटी के इम्पोर्टेंट जो लोग आ रहे हैं, वो पर्सनैलिटी है उनकी, जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, और जो भी होता है शाम को आकर बच्चे जो अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से डिस्कस करते हैं, तो वो सारा बच्चों के इम्प्रेशन में यानी कि दिमाग में अच्छी तरह से छपने वाला है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सोशल और कल्चर जो इम्पैक्ट होते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी पर कितना असर डालते हैं। एक एडिक्ट के मामले में अगर मैं कहती हूँ, सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट में
हम जब एक नशे को मान्यता देते हैं तो बच्चा सोचता है ये कोई गलत चीज़ नहीं है, और आने वाले समय में वो एडिक्शन कर सकता है। पहली बार जब एडिक्शन करेगा तो ओकेजनली हमारे साथ करेगा, लेकिन एज ए डिजीज़, क्योंकि एक विक्टिम है वो, यानी कि उसको स्वभाव में उसको ठीक से ग्रहण करना है ही नहीं, तो वो उसे बार बार इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग को एडिक्शन से जो है मोटिवेशन मिलती है, एनहांसमेंट मिलती है, उसको उसमें मज़ा आता है, इस वजह से वो एडिक्शन की बीमारी में चला जाता है। तो आपने जाना कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल ये सारे एस्पेक्ट किस तरह से रोल प्ले करते हैं और उसको आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। जब हम इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धि की बात करते हैं और बिहेवियर की बात करते हैं तो हम इसे हेरिडेटरी भी मानते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर के साथ इसे इंक्लूड करते हैं। साथ में हम इसको यानी कि एनवायरमेंटल, यानी कि जो हमें स्कूल से और सोशली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी कनेक्ट करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में जो एनवायरनमेंट है और जो बायोलॉजिकल फैक्टर यानी हेरिडेटरी है, ये दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसको आगे सबल या निर्बल बना सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही कारण है कि आप एक एडिक्ट को समझें कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनसे होकर गुजरने के बाद वो इस बीमारी में पड़ा है। ये कोई 1, 2 या 10 दिन की कहानी नहीं है, ये उसके जन्म से लेकर और आज तक की कहानी है, जिसमें घिर कर वो इस बीमारी में आ गया है। इस बीमारी में आने का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब वो किसी सिचुएशन को ठीक से डील नहीं कर पाता और अनकंफर्टेबल होता है, उस टाइम पे जब उसने पहली बार नशे को एक्सपीरियंस किया होगा तो वो कंफर्ट फील करने लग गया होगा और दोबारा से वही सिचुएशन आने के बाद उसने फिर से नशे का सहारा लिया और बार बार ऐसे करने के बाद वो एक डिजीज़ में चला गया और एक एडिक्ट बन गया। और इसके साथ हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चे के जीवन में इन सिचुएशन के आने पर किस तरह उनके साथ रहना है, उनको समझना है, उनको आगे सबल बनाने के लिए, यानी कि सिचुएशंस को डील करने में कैसे कैसे कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, उनको बताना है ताकि उनका जीवन सुखी हो, सबल हो, स्वस्थ हो। इसी भावना के साथ, इसी शुभ भावना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को सुना। धन्यवाद।